हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल नहीं, अपने इस चैनल में मैं स्वागत करता हूँ। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं भैया, आप लोगों के कारण ही ये चैनल मेरा ग्रो कर रहा है, या फिर मैं आप ही लोग के कारण यहाँ पर आज आपके सामने आया भी हूँ। तो देखो, आज जो हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। मेरे समझ से आप लोग इस टॉपिक को पहले भी पढ़ चुके होंगे और आपको आसान भी लगा होगा। कई जगह ऐसे भी हैं जो कुछ टीचर आपको कंफ्यूज भी कर दिए होंगे, पर मैं आपको कंफ्यूज करने नहीं आने वाला। दूसरी चीज़, 11th में भाई 10th क्लास से जब आए हो तो 11th में आपको बहुत से टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराएंगे। पर यहाँ पर टेंशन नहीं लेना, मैं आपको अनकंफर्टेबल फील करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया हूँ। मैं आपको यहाँ पर इंजॉय करने के लिए, यहाँ सीखने के लिए, यहाँ समझाने के लिए बुलाया हूँ। तो आपको बस मेरे साथ बने रहना है। बने रहना इन द सेंस पढ़ना है, किताब कॉपी लेकर सामने बैठो। जो भी अच्छा लगे उसको नोट्स में उतार लो, क्योंकि 11th क्लास का यहाँ पर प्रॉपर वीडियो आपको हर दिन नए नए तरीके से मिलने वाला। जो मेरे पास नोट्स बना हुआ उन सारे चीज़ को मैं आपको वीडियो के थ्रू एक एक चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो भाई कोरोना, अरे खत्म करो। कोरोना खत्म हो चुका है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। कोरोना का तो खैर नाम ही खत्म हो चुका है, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दो। क्योंकि 12th क्लास में ऐसे भी बच्चे आएंगे जो आपके सामने ही रोएंगे, कहेंगे भाई मेरा तैयारी नहीं हुआ है, और आप भी कहोगे मेरी भी तैयारी नहीं हुई। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए अपनी तैयारी पक्की रखो। और कैसे तैयारी पक्की होगी? तो हमारे साथ बने रहकर मैं आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीज़, हर एक चैप्टर के बारे में अपने वीडियो के माध्यम से समय समय पर अपडेट करता रहूँगा। क्या पैसा? अरे भाई बिल्कुल नहीं, आपको पैसे नहीं देने, बस मेरे साथ बने रहने। तो चलो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें। देखो, मैं यहाँ पर जो बताऊँगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊँगा, इसलिए आपको बिल्कुल मेरे साथ ध्यान देना है, ठीक है ना? आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं किसको? देखो यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा आसान हो जाए। लो, मैं रेड कलर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एटम का स्ट्रक्चर बनाया। पहले इस चीज़ को समझना। और इसके अंदर ये जितना है, ये आपका इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा होगा, ये भी, ये भी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो मान लो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? ये वाला। दिस वन इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखो, ये वाला है और ये वाला है। तो इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मान लो मैं खींच कर दूर कर देता हूँ, तो इसे क्या फर्क पड़ जाना है? तो इसे फर्क पड़ना है। यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और आप लोग हमेशा देखे होंगे प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी न्यूक्लियस का अट्रैक्टर फोर्स होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, दूर कर दिया। तो जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से किसी इलेक्ट्रॉन को इतना दूर फेंक दो जिससे कि न्यूक्लियस का किसी तरह सा कोई इफेक्ट ना पड़े, और उसमें लगाने में जितना एनर्जी लगे दूर करने में, उसी एनर्जी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आप लोग को कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किसको कहते हैं। अब यहाँ पर आप मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहो जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिखता चलता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइंड एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज, मेरे साथ लिखते चलो, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that is required to remove electron, that is required to remove electron of outermost shell to infinity, of outermost shell to infinity। यही बात मैंने आपसे किया था ना, infinity फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपका कंप्लीट हो गया, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आपका डिफिनेशन, कंप्लीट डिफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसको है। देखो, एक चीज और ध्यान रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी को शॉर्टकट में आई ई लिखा जाता है ना।
चैप्टर में तो कंफ्यूजन नहीं है ना आपको, चैप्टर भाई 11th से है, 3rd चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप है जो इसको ध्यान से रखना, सब्जेक्ट का तो कंफ्यूजन नहीं होगा, केमिस्ट्री है भाई। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने यहाँ क्या लिखा, आइसोलेटेड गैसियस। तो क्या होता है आइसोलेटेड, मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आइसोलेटेड गैसियस, ये लिखा ना यहाँ पर देखो, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होता क्या है, तो ऐसा एटम जो कि हमेशा मस्ट बी इन गैसियस फॉर्म, जो हमेशा गैस के फॉर्म में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम। थोड़ा सा अब यहाँ पर एक चीज और मैं दिखा देता हूँ, जो आप नोट्स में चाहो तो लिख भी लो। जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है, मैं यहाँ पर शॉर्टकट लिखता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब भी आप देखोगे आयनाइजेशन एनर्जी पॉजिटिव। और अभी तक आप लोग पढ़े होगे एनर्जी जो होता है वो आपका दो तरह का होता है, आप पढ़े भी होगे। एक होता है एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, और दूसरा होता है इंडोथर्मिक। अब ध्यान रखना, आप पहले पढ़े हुए हो फिर भी मैं बता रहा हूं कि एक्जोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, हीट को रिलीज करना, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और इंडोथर्मिक हीट को गेन करता है, इसलिए क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आपका पॉजिटिव है, मतलब इसको क्या करना होता है, एनर्जी देना पड़ता है। अब ये मान के चलो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई, तो सिंपल सा लॉजिक देखो, यहाँ पर एनर्जी जो है हम दे रहे हैं ना इसको, तभी तो ये एटम इससे बाहर निकल रहा है। अगर हम एनर्जी नहीं देंगे तो ये एटम इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम वी ऑलवेज गिव एनर्जी, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक का नाम है बच्चा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। आपको जब पढ़ाए होंगे क्लास में या फिर कोचिंग में कोई टीचर तो ये जरूर बोले होंगे, दैट इज सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। वीडियो देख लेना पूरा, ये मत सोचना कि दूसरा वीडियो देख लेंगे भाई, इसी तरह से घूमोगे तो घूमते रह जाओगे, क्योंकि जिन लोगों में ये चीज़ होता है वो कभी पूरा वीडियो किसी का नहीं देख पाते और उनका जो नॉलेज होता है वो हमेशा अधूरा रह जाता है। तो चलो मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर से थ्रू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ आपका क्या है, शेल है। अब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपका मान लो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इन 3 इलेक्ट्रॉन में अभी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, न्यूट्रल चार्ज होगा, मतलब इसमें प्लस और माइनस दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा, इसका मतलब कि इसमें एक एनर्जी तो जरूर दूंगा। तो मान लो ये आपका IE1 हो गया। अब जैसे ही मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इसको भी एनर्जी देना पड़ेगा और इसको मैं क्या दूंगा, IE2, और इस तरह से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। और उसी तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर मेरे को रिमूव करना है तो इसको भी मेरे को कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये जो बार बार जो हम एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ लीजिए, मान लो ए एक एलिमेंट जो कि गैसियस फॉर्म में है और इसको मैं क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, तो लिखूंगा A+ और प्लस E, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव, ये भी आपका गैसियस फॉर्म में है। इसका मतलब इस केस में मेरे को क्या देना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया। अब इसी वाले से अगर मैं रिमूव करता हूं तो ये A जो था ये क्या बन गया, A+ ना बन गया। अब मैं क्या करूंगा, A+ में से एक इलेक्ट्रॉन को और रिमूव करूंगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका A2+ और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से एक दूसरा एनर्जी देना पड़ेगा IE2। सिमिलरली मैं
अब फिर से वही काम को रिपीट करूंगा। ये आपका A2 प्लस बन गया, जो कि अभी भी किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। और ये जो है फिर से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, A3 प्लस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इसको बोलेंगे IE3। तो ये जो बार बार एनर्जी रिमूव कर रहे हैं और बार बार इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर रहे हैं और बार बार जो हम एनर्जी दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर जो IE1 है, I2 है और I3 है, इन सब का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग देखते क्या है, अगर कंपैरिजन करते हैं तो जो IE3 है वो मच मच मोर देन IE2, और I2 जो है मच मच मोर देन IE1। तो ये समझ में आया होगा कि बार बार जब हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो एनर्जी को बढ़ाना पड़ रहा है। मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है कम होगा, ये वाला, और ये वाला एनर्जी जो होगा उससे ज़्यादा होगा, और IE3 वाला सबसे ज़्यादा होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होने के पीछे का कारण ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन, पहले ये आपका क्या है, दैट इज इन न्यूट्रल फॉर्म, आप न्यूट्रल में से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो, तो इस केस में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो दैट इज बैलेंस्ड, इसलिए आपको एनर्जी कम देना पड़ रहा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज्ड है, और इस पॉजिटिव चार्ज में से ही इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करना, मतलब कि इसको पॉजिटिव को और पॉजिटिव बना रहे हो आप। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये अट्रैक्शन ज़्यादा है, और उस अट्रैक्शन के बावजूद भी आप इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करते हो, इसका मतलब कि आपको एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। इसीलिए जो IE3 होगा वो आपका बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे I1, I2 और IE3, और बच्चे लोग सिंपल लैंग्वेज में इसी को कहते हैं भाई सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब ये ध्यान से सोचना कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, तो मेरे साथ आप लिखते चलो। सबसे पहले आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी आता होगा, पर कुछ बच्चे को नहीं पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। उनके लिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका अलर ऑर्बिट है। अब क्या होता है कि जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, अगर आप देखोगे तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, पर यहाँ क्या है, प्रोटॉन है। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन हो तो बहुत ज़्यादा है। अब जब हम इन सब की बात करें, इस इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो ये जो है इधर तो खींच रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ तो खींच रहा है, पर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन है जो इसको रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। इसका मतलब कि एक एनर्जी इसको अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरा एनर्जी इसको अपने से दूर कर रहा है। अब इन दोनों का जो बैलेंस होता है, इसी को हम लोग कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग शिल्डिंग इफेक्ट से भी जानते हैं। ये जो आपका शिल्ड कर रहा है ना, शिल्ड की तरह काम कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। तो जितना एनर्जी जो बैलेंस बचता है, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक इधर खींच रहा है और दूसरा इधर की तरफ खींच रहा है। मान लो इधर मान लो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इस केस में आपका जो इफेक्टिव फोर्स होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना होगा भाई, तो 50 माइनस 20 दैट इज 30 न्यूटन। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लग रहा है। तो पहला आप समझ गए होंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चलिए दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा चीज आ जाएगा आपका, अच्छा इसमें एक और चीज हम बता देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा, इफेक्टिव
न्यूक्लियर चार्ज जो है अगर बढ़ता है, इसका मतलब फोर्स बढ़ रहा है ना। अगर ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ये बढ़ रहा है, मतलब अप्लाई होने वाला फोर्स बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब कि आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। चलिए अब दूसरे नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर आता है साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम। अब साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा, साइज ऑफ एटम जितना बड़ा होगा, ये जो फोर्स है खींचने का उतना ही घटता जाएगा ना। साइज अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब कि क्या कहेंगे हम लोग, अगर रेडियस बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम बढ़ने का मतलब क्या है, अगर रेडियस बढ़ता है तो फोर्स आपका क्या होगा, घटेगा। और इसका नतीजा आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। चलिए तीसरे नंबर की अगर बात करें तो बच्चे लोग होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करता है, तो आप लोग पढ़े होंगे फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड एटम, पढ़े हो क्या। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक। हम लोग पढ़े क्या है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो फुल फील्ड का एग्जांपल अगर लेंगे तो ऐसा ही ना होगा। अगर मान लो मैं इस वाले को लेता हूँ तो ये इस तरह से जाएगा, और हाफ फील्ड की अगर बात करें तो इस तरह से। तो नॉर्मली ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं नॉर्मली अगर देखोगे तो। अलग बात है कि जो फुल फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू हाफ फील्ड। पर अगर हम दोनों का कंपेरिजन करें तो फुल फील्ड ज़्यादा आपका स्टेबल है, पर फिर भी हाफ फील्ड भी आपका स्टेबल होता है। इसका मतलब है कि जो स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हीलियम लेते हैं तो हीलियम आपका क्या है, दैट इज स्टेबल, 2 इलेक्ट्रॉन और कंप्लीटली फुल फील्ड। अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन आपका क्या है, हाफ फील्ड है। नाइट्रोजन आपका हाफ फील्ड है। अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन का आपका 1s2 2s2 2p6 ये भी आपका क्या है, फुल फील्ड है। तो जो भी फुल फील्ड होगा या हाफ फील्ड होगा उनका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तो आप समझ गए होंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रेंड की बात कर लेते हैं, ट्रेंड के केस में क्या होता है। तो ट्रेंड इन द सेंस कि पीरियोडिक टेबल अगर आप लेते हो तो उस केस में क्या होता है। तो ध्यान देना कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, किधर से, लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि लेफ्ट से राइट अगर आप जाते हो तो नंबर ऑफ पीरियड जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, पर इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, पुट होता जाएगा, मतलब कि अट्रैक्शन जो है बढ़ता जाएगा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप टॉप टू बॉटम जाते हो, मतलब मैं ग्रुप की अगर बात करूं तो इस केस में आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज क्यों करेगा भाई, तो देखो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऐसे ही ना होता जाएगा, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3। इसका मतलब कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। और जब रेडियस इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरे समझ से आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों में से किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। तब तक मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके मेरे को कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिए। तो चलो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, तो मैं ऐसे लिख दूंगा
और अगर हम हीलियम की बात करें तो उसमें कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जो है दैट इज हाफ फिल्ड, और हीलियम जो है दैट इज फुल फील्ड। अब ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, स्टेबल तो दोनों ही है, पर दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो ऑब्वियसली जो फुल फील्ड होगा, तभी तो नोबल एलिमेंट कहते हैं। इसका मतलब कि हीलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी मोर देन हाइड्रोजन। और भी इसी तरह के बहुत सारा एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, लेकिन अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर कोई कमी रह गई होगी तो आप मेरे को ज़रूर सजेशन या सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके सजेशन और सुझाव का बहुत दिल से स्वागत करूंगा। चलिए, थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। चलिए, बाय बाय।